तो दोस्तों क्लास 10th के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमने लिया है द्विघात समीकरण से कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को कैसे ज्ञात करते हैं। इसको सीखने से पहले आपको सीखना होगा कि विविक्तकर क्या होता है। तो चलिए हम आपको वही सिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह पटेल है। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि विविक्तकर क्या होता है। बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा और सीखिएगा। द्विघात समीकरण का विविक्तकर क्या होता है उसको चलिए हम आपको सिखाते हैं। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0 के लिए राशि b² माइनस 4ac विविक्तकर कहलाता है। इसे d से प्रदर्शित करते हैं, अतः d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो किसी भी द्विघात समीकरण के लिए विविक्तकर क्या होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। हमने आपको द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने आपको सॉल्व करके सिखा दिया है। अगर नहीं सीखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सीख सकते हैं। तो चलिए हम किसी भी द्विघात समीकरण के विविक्तकर को ज्ञात करके आपको सिखाते हैं कि आप विविक्तकर को कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से सीखिए और समझिएगा। देखिए, जैसे हमने यह एक द्विघात समीकरण लिया, इसका हमें विविक्तकर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा और समझिएगा। चलिए देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, हम यहाँ लिख देते हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो आप क्या करेंगे, जिसका विविक्तकर निकालना होगा, जिस द्विघात समीकरण का विविक्तकर निकालना होगा, उसकी तुलना आप क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करेंगे और वहां से a b और c का मान निकालेंगे और आप उसे d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac में रखेंगे और वहां से विविक्तकर का मान निकालेंगे। तो यहाँ चलिए समीकरण नंबर 1 हम इसको मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो चलिए समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। देखिए यहाँ x² है, यहाँ x² है, यानी x² का गुणांक क्या है, यहाँ a है और यहाँ x² का गुणांक क्या है, 9 है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। x² यहाँ भी है, a यहाँ है, यहाँ 9 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 9 हो गया, क्योंकि x² का गुणांक यहाँ a है और यहाँ x² का गुणांक क्या है, 9 है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 9 निकल कर आया। इसी प्रकार देखिए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, प्लस का b है, तो आप यहाँ प्लस का b लेंगे, चिन्ह सहित लेंगे। यहाँ इज इक्वल टू क्या है, यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है, प्लस का b, और यहाँ x का गुणांक क्या है, माइनस का 12। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, कोई भी चर या अचर है तो उसके आगे प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, तो यहाँ प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ छुपा हुआ है। तो और तुलना करेंगे c इज इक्वल टू, यानी कांस्टेंट इज इक्वल टू, तुलना करेंगे c इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, यहाँ देखिए 4 है, तो यहाँ से 4 निकल कर आया। अब विविक्तकर का मान क्या होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो आप रखेंगे विविक्तकर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विविक्तकर यानी d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा b² माइनस 4ac। देखिए आप रखेंगे मान b की जगह पर आप क्या रखेंगे, -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4a की जगह पर आप क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, और c की जगह पर आप क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, बस कैलकुलेशन करना है। 12 का होल स्क्वायर करेंगे यानी -12 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 बराबर में 144 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए माइनस क्या हो गया, देखिए यहाँ 9 चौक 36, 36 चौका 144 होता है, तो इसको घटा देंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से विविक्तकर यानी d इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, d इज इक्वल टू 0 निकल कर आया, यानी दिए गए द्विघात समीकरण का विविक्तकर कितना है, d इज इक्वल टू 0 है। तो जो
अगर आपको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आपको विविक्तकर का मान ज्ञात करना होगा, और विविक्तकर का मान जो आएगा उसी से हम निर्धारित करेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी आपको बताया कि विविक्तकर कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि विविक्तकर की सहायता से मूलों की प्रकृति को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। देखिए, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम विविक्तकर बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर निर्भर करता है। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर d ग्रेटर दैन 0 यानी विविक्तकर का मान 0 से बड़ा हो जाए तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक परिमेय असमान होगी। और नंबर दूसरा, यदि d ग्रेटर दैन 0 हो परंतु पूर्ण वर्ग नहीं हो तो वास्तविक अपरिमेय असमान होगा। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका स्क्वायर करना, जिसका वर्गमूल लेना आसानी से वर्गमूल निकल जाए और वो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। जैसे पूर्ण वर्ग का मतलब, जैसे मान लीजिए 9 क्या है? पूर्ण वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल निकल जाएगा। और पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे मान लीजिए 13 का वर्गमूल निकलेगा लेकिन दशमलव में आएगा। तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका वर्गमूल पूर्णतः निकल जाए। तो चलिए देखिए आगे क्या हो जाएगा। देखिए ये इसका मूल क्या होगा? वास्तविक अपरिमेय असमान। यदि नंबर तीसरा, यदि d लेस देन 0 यानी d का मान जो हो 0 से छोटा हो तो उसका मूलों की प्रकृति क्या होगी? अवास्तविक अर्थात काल्पनिक मूल होंगे। यदि शून्य होंगे, यदि d इज इक्वल टू विविक्तकर का मान शून्य होगा तो उसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक परिमेय असमान होगी। इसको आपको याद करना पड़ेगा और आप बिल्कुल आसानी से किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को निकाल सकते हैं। तो चलिए, जैसे हमने प्रश्नावली 4.4 क्लास 10th का लिया है, इसको चलिए हम आपको सिखाते हैं। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे? इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, लिखेंगे। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करने पर। बिल्कुल ध्यान से, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखेंगे आप। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण देखिए एक क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और समीकरण नंबर 2 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। इसका मतलब a इज इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 2 हो गया। और यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है? प्लस का भी है, और x का गुणांक क्या है? माइनस का 3 चिन्ह सहित लेंगे। तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा? -3 आएगा। यहाँ प्लस लिखेंगे लेकिन प्लस की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि चर, कोई भी चर या चर राशि हो उसके आगे प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहा। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया? -3। x का गुणांक क्या है? -3 और यहाँ x का गुणांक क्या है? b। प्लस का b है तो प्लस का b यहाँ प्लस लिखेंगे नहीं, छुपा हुआ है। और c इज इक्वल टू यानी कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या है? 5 है। वो भी कौन सा 5 है? प्लस का 5। तो यहाँ से c इज इक्वल टू क्या हो गया? 5। इसके आगे प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके आगे प्लस छुपा हुआ है। कोई भी चर या अचर राशि हो तो उसके आगे प्लस का चिन्ह छुपा हुआ होता है। तो चलिए अब आप क्या निकालेंगे? अब आप निकालेंगे विविक्तकर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। विविक्तकर क्या हो जाएगा? विविक्तकर को किससे लिखते हैं? d से लिखते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से दिस इम्प्लाई, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? b की जगह पर आप क्या रखेंगे? b की जगह पर -3 रखेंगे तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 a की जगह पर आप क्या रखेंगे? a की जगह पर 2 रखेंगे, जो abc का मान आया है या इसी समीकरण में रख देंगे। और क्या रखेंगे? देखिए a की जगह पर क्या रखेंगे? 2 रख देंगे, तो गुणा करके 2 रख देंगे। c की जगह पर क्या रखेंगे? 5 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही क्या होगा? विविक्तकर यानी d इज इक्वल टू होगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 हो गया। माइनस क्या हो जाएगा? देखिए 5 दूनी 10 चौक
40 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो दिस इम्प्लाइड डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 में से 40 को घटाएंगे यानी क्या हो जाएगा -31। तो यहाँ से देखिए अब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए d इज इक्वल टू -31 यानी क्या है, ऋणात्मक, अर्थात d का मान क्या है, 0 से छोटा है, यानी माइनस में आ गया तो क्या हो गया, d का मान क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, ऋणात्मक, देखिए d का ऋणात्मक मान आया है तो अर्थात d लेस दैन 0 है, तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगी, अवास्तविक अर्थात काल्पनिक मूल होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं अवास्तविक अर्थात काल्पनिक मूल। तो आप इस प्रकार करेंगे, सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया गया होगा उसका सबसे पहले विभक्तिकर निकालेंगे, यानी d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालेंगे। और क्या करेंगे, आप इसको जो याद किए होंगे इसमें से देखेंगे क्या d का मान 0 से बड़ा है या छोटा है या बड़ा है या इज इक्वल टू बराबर है, तो इस प्रकार उसके मूलों को लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। पहला हमने आपको बताया, चलिए हम दूसरा आपको बताते हैं। इसी प्रकार बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए हम नंबर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है वाइट बोर्ड में, तो आप समझ सकते हैं। चलिए जैसे दूसरा हम क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इस प्रकार आप लिखेंगे एग्जाम में तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको आप समीकरण नंबर 2 मानेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर। तो चलिए तुलना करते हैं। देखिए यहाँ ये जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है। तो a इज इक्वल टू 3 हो गया। और यहाँ देखिए b है, x का गुणांक क्या है, प्लस का b है, और यहाँ x का गुणांक क्या है, -4 अंडर रूट 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 हो गया। और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू यानी कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या है, 4 है, तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, विविक्तकर निकालेंगे, विविक्तकर निकालेंगे। तो विविक्तकर क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b की जगह पर आप क्या रखेंगे, -4 अंडर रूट 3, तो -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया, -4। a की जगह पर आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 हो गया। और c की जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो दिस इम्प्लाई, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और 4 अंडर रूट 3, देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। और अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3, 16, तो क्या हो जाएगा, 16 48। तो यहाँ से 48 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कैसे, माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। गुणे में है, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा छुपा, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 16 3 48 हो गया। 48 माइनस क्या हो गया, d इज इक्वल टू है, देखिए 4 चौक 16, 16 16 3 48 हो गया। तो यहाँ से 48 यानी d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 में 48 को घटाएंगे तो 0 हो गया। तो देखिए इसमें d इज इक्वल टू 0 कहाँ है, यहाँ है। तो इसमें आप मिलाएंगे d इज इक्वल टू 0 यहाँ है, तो क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक, परिमेय और समान। तो यहाँ लिख देते हैं वास्तविक, परिमेय
समान। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक, परिमेय और असमान हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको और बताते हैं, इस प्रकार आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो जो इसका नंबर तीसरा वाला क्वेश्चन है उसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे इसकी मूलों की प्रकृति क्या होगी। मेरा मानना यही है कि अगर आप क्वेश्चनों को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक को आपको आएगा नहीं। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि इसकी मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इसके अगले क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो एक लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।